92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दिनकर की लिखी कहानी दो पुराने से लोग, बिना किसी एड ब्रेक के। जाने वो दोनों कैसे जीते थे। दोनों ही पुराने से ख्यालात के थे, दोनों ही इजहार के मामले में कमजोर थे। दोनों का ही प्यार बड़ा रोमानी, या आज के हिसाब से कहा जाए तो अनप्रैक्टिकल था। वो किताबी पन्नों का प्यार था जिसमें झिझक थी और इंतजार था। शायद सब उनके नामों का असर था, मार्कंडेय और आम्रपाली। शायद जब उनके अलग से नाम रखे गए तभी तय हो गया था कि उनको एक दिन मिलना है। कन्वेंशन सेंटर के ओपन एयर थिएटर में इक्का दुक्का लोग फोक सिंगर्स के गले से बहती सुर गंगा में डूबे थे। वो तस्वीरें खींच रही थी, वो बैठा स्केच बना रहा था। वो एक आंख बंद किए और दूसरी कैमरे के लेंस में गड़ाए 2-2.5 कदम पीछे हुई तो उससे टकरा गई। ओह आई एम सो सॉरी, उसके मुंह से निकला। मार्कंडेय ने देखा कि स्केच के लिए एक और उम्दा सब्जेक्ट सामने खड़ा है। उसने कहा मेंशन नॉट, और गर्दन नीचे करके अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद प्रोग्राम खत्म हुआ तो आम्रपाली ने कैमरा हिफाजत से बैग के हवाले करते हुए स्माइल पास की। मार्कंडेय ध्यान दिए बगैर जाने लगा। उसने सोचा जाने क्यों दो, हिंदुस्तानी बाशिंदों को भी आई एम सॉरी और मेंशन नॉट का सहारा लेना पड़ता है। आम्रपाली सोचती रही कि पहला लड़का मिला है जिसकी नजर यहां वहां गड़ते तीरों जैसी नहीं थी। कन्वेंशन सेंटर शहर के कोने में था। बस स्टैंड तक एक सुनसान सड़क जाती थी। इसी सड़क पे रात 10:30 बजे आसमान से पानी बरसने लगा, तब जब मार्कंडेय और आम्रपाली आखिरी बस पकड़ने चले जा रहे थे। आम्रपाली ने छतरी निकाली। मार्कंडेय उससे 4 हाथ दूर अपनी स्केच बुक वाले बैग को शर्ट में डाले चलता रहा। न उसने तनी हुई छतरी पे ललचाई नजर डाली, न आम्रपाली ने उसको भीगने से बचने का न्योता दिया। अपने किए धरे को बेकार जाता देख के नाराज हुए बादल और जोर से बरसने लगे, लेकिन मार्कंडेय चुपचाप भीगता रहा। आम्रपाली के बौराते दिल ने उसको मालूम भी नहीं होने दिया कि वो खुद भी हवा से तिरछी होती बारिश की मोटी मोटी धारों से भीग रही थी। बस स्टैंड के नाम पे भी सिर्फ एक साइन बोर्ड था, न कोई शेड न बेंच। दिन भर की झड़ी पत्तियों को अपने साथ बहाता पानी उनके टखनों को छू के गुजरने लगा। आम्रपाली ने मन में तय किया कि वो इस अनजान शख्स को कह ही देगी, आप चाहें तो छतरी में आ सकते हैं, कि तभी उनकी बस आ गई। मार्कंडेय दौड़ के उसमें चढ़ा तो उसकी स्केचबुक सड़क के गेट के पास ही गिर पड़ी। आम्रपाली ने बस की सीढ़ियों से उसको उठाया। थैंक्स, मार्कंडेय ने कहा। आम्रपाली ने उसको स्केचबुक दी और कहा आई एम सॉरी, आप पूरा भीग गए, मैंने आपको छतरी के लिए भी नहीं पूछा। कोई बात नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मार्कंडेय मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई, ये सोचते हुए कि इस नई शुरुआत का फायदा उठाया जा सकता है। उन्होंने काफी देर तक बात की, जिसमें रात की आखिरी बस का एकदम खाली जाना मददगार साबित हुआ। दोनों यूनिवर्सिटी में थे। वो बीए कर रही थी और वो फाइन आर्ट्स। उनकी पसंद नापसंद एक ही लिस्ट की जेरोक्स कॉपियां थीं। दोनों को ही पुराने गाने, गजलें, अदरक वाली चाय और कम बोलना पसंद था। वो दोनों अक्सर कन्वेंशन सेंटर पर टकरा जाते और जल्दी ही ये टकराना तयशुदा मुलाकातों में बदल गया। वो शाम को साथ कोई प्ले या लाइव म्यूजिक का प्रोग्राम देखते और बाद में चाय पीते हुए जमाने भर की बातें करते। मार्कंडेय को आम्रपाली की हेयर स्टाइल बहुत लुभाती और आम्रपाली को उसकी हर शर्ट प्यारी लगती। दोनों पार्किंग लॉट में टहलते हुए शाम से रात कर दिया करते थे। साल भर की रोशनी में मोहब्बत का बूटा तो फूटा, लेकिन पता नहीं क्यों अब भी दोनों में से कोई प्रपोज नहीं करना चाहता था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अभी तक आपने सुना कि कैसे आम्रपाली और मार्कंडेय मिले और धीरे धीरे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन अब तक प्रपोज किसी ने नहीं किया था। अब आगे। मार्कंडेय और आम्रपाली उस मोड़ पर थे जिसमें आगे एक नया रिश्ता उनका इंतजार कर रहा था। दोनों बिना कहे सुने ही एक दूसरे का मन समझते थे।
कभी कभी आम्रपाली की इच्छा होती कि मार्कंडेय खामोशी तोड़ ही दे, लेकिन वो अपने बूते पे कुछ हासिल करने के बाद ही उससे कहना चाहता था कि उसको उसके साथ जिंदगी बितानी है। आम्रपाली बेशक जीन्स भी पहनती, आंखों में लाइनर भी लगाती, लेकिन वो इतनी बिंदास या मॉडर्न नहीं थी कि खुद पहल करती। दोनों को एक दूसरे को सरप्राइज देना बहुत पसंद था। कभी वो आम्रपाली के लिए अपना कोई स्केच फ्रेम करवा के ले आता, तो कभी वो उसके लिए कोई नई किताब। एक दिन दोनों कन्वेंशन सेंटर में बागीचे की बेंच पे खामोशी से बैठे थे। उनके ठीक सामने दो अलग तरह के लवबर्ड्स भी थे जो एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे थे। आम्रपाली ने उनको देखा तो चाहा कि मार्कंडेय भी उसका हाथ पकड़ ले। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके बगल में रख दिया, इंतजार में। मार्कंडेय का ध्यान सामने बैठे जोड़े पे गया तो उसको हंसी आ गई। उसने आम्रपाली की तरफ देखा और कहा, देखो तो उनको, कैसे अजीब लोग हैं। उसी पल वो आम्रपाली की एकटक खामोश आंखों को देख के ठिठक गया। वो बड़ी बड़ी बादामी आंखें उसकी आंखों में सिर्फ यूं ही नहीं झांक रही थीं, उनमें एक मनुहार थी। मार्कंडेय ने हौले से आम्रपाली का हाथ पकड़ा। उसको महसूस हुआ कि वो भी तो कब से यही चाहता था। आम्रपाली के हाथ पे उसकी पकड़ कसती गई। उफ, क्या करंट दौड़ गया था दोनों की रगों में। हाँ धीरे, मेरी अंगूठी दर्द कर रही है, आम्रपाली ने कहा तो मार्कंडेय हाथ छोड़ के इधर उधर देखने लगा। आम्रपाली हंस पड़ी। माहौल को नॉर्मल करने के लिए उसने कहा, चलो चाय पीते हैं। कन्वेंशन सेंटर की दीवार से सटी टी स्टॉल की टूटी मुड्ढियों पे बैठ के चाय पीते हुए मार्कंडेय ने कहा, तुमको आइडिया हैंडीकैम कितने में आता है? आम्रपाली ने बैग से अपना कैमरा निकाल के सामने रख दिया। हैंडीकैम का नहीं पता, लेकिन मेरे कैमरे में वीडियो का भी ऑप्शन है, थोड़े दिन ट्राई करके देखो। मार्कंडेय जुनूनी लड़का था। अब वो सारा दिन कैमरा लिए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता। आम्रपाली से मिलना बंद सा हो गया था। जब बात भी होती तो वो सिर्फ फिल्मों की बात करता। वो अकेले में अक्सर रुआंसी हो जाती, लेकिन मजाल कि उसके अंदर घुमड़ते दर्द का पिटारा कभी खुल जाए। एक दिन मार्कंडेय ने फोन पे बताया कि वो मुंबई जा रहा है, उसको फिल्में बनानी थी। आम्रपाली ने उसको जी भर सुन के कहा, ऑल द बेस्ट, और उसी पल अपने दिल में उसकी कामयाबी की मन्नत मांगते अनगिनत डोरे बांध छोड़े। जिस दिन मार्कंडेय की ट्रेन थी, उसने आम्रपाली को आधा घंटा पहले स्टेशन बुलाया। दोनों टहलते टहलते प्लेटफॉर्म के उस हिस्से में आ गए जहां सन्नाटा था। मार्कंडेय ने कहा, बहुत जल्दी लौट के आऊंगा, यहां एक खास चीज छोड़े जा रहा हूं। आम्रपाली ने पूछा, कौन सी चीज? मार्कंडेय ने उसकी आंखों में देख के कहा, मेरी वो सबसे सुंदर फिल्म जिसको पूरा किए बिना मुंबई जा रहा हूं, तुम मुझसे रोज मिलती हो। आम्रपाली उसको देखती ही रह गई, फिर यकायक बावरी होके हवा की तरह उससे लिपट गई। उसका मन चाहा कि चिल्ला दे, प्लीज कह दो कि वो मैं ही हूं और मुंबई में चाहे जो हो, कोई और मेरी जगह नहीं ले पाएगा। लेकिन मार्कंडेय ने कहा, बस बस, क्या मुझको यहीं रोक लेने का इरादा है? दोनों अलग हुए। वो ट्रेन में बैठा और ट्रेन के छूटने तक आम्रपाली की आंखों में देखते हुए मन में कहता रहा, इत्मीनान रखो, मेरी जिंदगी की फिल्म तो तुमसे ही बनेगी। आम्रपाली ने ध्यान रखा कि ट्रेन की आंखों से ओझल होने तक उसके आंसू दहलीज न छोड़ें। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अभी तक आपने सुना कि आम्रपाली और मार्कंडेय अब एक दूसरे के और ज्यादा करीब आने लगे थे। लेकिन तभी आम्रपाली को अपने शहर में छोड़ के फिल्मों में करियर बनाने के लिए मार्कंडेय मुंबई चला गया। अब आगे। प्यार बड़ी जोरदार चीज है, चाहे समंदर भर नाप लो, जहां हाथ रुकेगा उसके बाद भी 4 अंगुल रह ही जाएगा। आम्रपाली और मार्कंडेय दोनों ही अब शिद्दत से एक दूसरे को मिस कर रहे थे। मुंबई में कटी छटी डिजाइनर ड्रेसों में सजी लड़कियों को देख के मार्कंडेय याद करता कि आम्रपाली पर ब्लैक प्रिंट के सूट क्या खूब फपते हैं। आम्रपाली हर शाम ये सोचती कि मार्कंडेय के साथ होने पे कन्वेंशन सेंटर के कोने कोने में जैसे इत्र महकता रहता था।
एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने मार्कंडेय की कहानियां सुन के कहा, ये सही वक्त नहीं है तुम्हारे यहां आने का, वापस चले जाओ। मार्कंडेय का जवाब था, किसी ने आपको ये कहा होता तो आप चले जाते। उसको असिस्टेंट रख लिया गया। दिन भर शूटिंग होती, 22 घंटे बिना नींद के निकल जाते। आम्रपाली से बात किए 1.5 महीना हो चुका था। उस लड़की का धीरज चट्टान सा था, लेकिन इसी चट्टान के पार आंसुओं की नमी के चलते अब शिकायतों की काई जमने लगी थी। उसने एक दिन फोन पे कहा, मेरा फाइनल ईयर है, आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। मार्कंडेय ने कहा, अपने दिल की सुनो आम्रपाली, जो वो कहता है वो करो। आम्रपाली ने तलखी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी जितनी इंडिपेंडेंट नहीं हूं, मुझको मदद और मशवरे की जरूरत पड़ती है। उसके धीरज का दायरा चाहे 1000 कोस रहा हो, अब चुप रहना आम्रपाली के लिए मुश्किल था। उसने बात बदली और खिलखिलाने की फीकी सी कोशिश करते हुए मार्कंडेय का मन कुरेदा। अच्छा बताओ, मुंबई में कोई गर्लफ्रेंड बनी? तुम्हें लगता है मैं गर्लफ्रेंड बनाने आया हूं यहां? लेकिन पता तो चले तुम गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते क्या हो। मैं गर्लफ्रेंड नहीं, लवर चाहता हूं आम्रपाली। मुझको जवानी भर के लिए नहीं, साथ बूढ़ा होने के लिए एक साथी चाहिए। आम्रपाली ने फिर पूछा, क्या वो साथी हाथ पे हाथ धरे मिल जाएगा? मार्कंडेय ने कहा, हाँ मुझे उस पर भरोसा है। आम्रपाली हल्का सा बिफर गई। लोग प्यार में एक दूसरे के कितने कितने नाम गढ़ते हैं और तुम एक नाम भी नहीं लोगे। कभी कभी दुनिया के रिवाज से भी कुछ कर लेना चाहिए भाई। मार्कंडेय से कुछ कहते न बना। उसने महसूस किया कि उसको दूसरों की तरह प्यार कबूलने में तकलीफ हो रही है। प्यार तो इस लड़की से जिंदगी भर के लिए है, फिर कौन है जो उसको रोक रहा है? मार्कंडेय की इच्छा थी कि जिस दिन पहली फिल्म मिलेगी वो उसी दिन आम्रपाली से अपने मन की बात कह देगा। लेकिन अगर फिल्म मिलने में भी देरी है तो वो क्यों अपने प्यार को कंडीशन सप्लाई की स्कीम समझ रहा है? क्यों वो गुजरे दौर में जी रहा है? उसने इरादा किया कि वो आम्रपाली को अब और नहीं सताएगा, सब सच कह देगा। लेकिन फोन पे नहीं। आग के दरिया में डूबना है तो लौ में तो भीगना ही पड़ेगा। मार्कंडेय कुछ रोज बाद सीधा उसके शहर पहुंच गया, बिना बताए। कन्वेंशन सेंटर के बाहर वाली चाय के ठेले पर पहुंच के उसने आम्रपाली को फोन किया। 1.5 घंटे बाद वो आई। थोड़ी झुंझलाई, थोड़ी बुझी बुझी सी लगी। दोनों बेंच पे बैठे थे। वो उसकी नजरों में देखते हुए उसका हाथ थामने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन वो नजरें चुरा रही थी। हिम्मत इकट्ठा कर मार्कंडेय ने कहा, सॉरी मैंने यूं तुझको मिलने बुलाया, लेकिन कुछ बात करनी थी। आम्रपाली ने उसको बीच में ही काट दिया, मेरे पापा की तबीयत खराब है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने सुना कि कैसे मार्कंडेय मुंबई में फिल्मों में असिस्ट करने लगा था, जबकि आम्रपाली उसको मिस करती है। लंबे इंतजार के बाद मार्कंडेय ने तय किया कि प्यार का इजहार करेगा तब पता चलेगा कि आम्रपाली के पिताजी बीमार थे। अब आगे। आम्रपाली के पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था। एक रात के अस्पताल में थे। आम्रपाली का कोई भाई, कोई रिश्तेदार नहीं था। मार्कंडेय उसके साथ अस्पताल पहुंचा। फिर 3 रात लगातार शहर के सरकारी अस्पताल में उसके पिताजी की देखरेख के लिए रुका रहा। वो उसको पहचानने भी लगे थे। जाने से पहले मार्कंडेय ने आम्रपाली से, अपना ध्यान रखना, तुम ही मेरी अमानत हो जिसको मैं पीछे छोड़ के आया हूं, कहा। वो भरे अस्पताल में उससे लिपट तो नहीं सकी, लेकिन थोड़ा शर्मा गई। उसकी सिर्फ इतनी ही आवाज बाहर आ सकी। कुछ दिनों में आम्रपाली के पिताजी घर आ गए और फिर से वही खिलखिलाती फूलों की बगिया हो गई और सपनों और उमंगों की इंद्रधनुषी बातें करना झरना बन गया। रात में घंटों मैसेजेस में बात चलती रहती और उसके बाद ही दोनों की आंख लगती। देखते देखते 1.5 साल गुजर गया। बीच में मार्कंडेय आम्रपाली से मिलने कई बार शहर आ गया। दोनों बिना घर वालों को बताए अपनी पुरानी जगहों पर कई बार मिलते। कन्वेंशन सेंटर, अपना पुराना पार्क, वही छोटा सा स्टॉल। किसी को भी अपना मैसेज बॉक्स चेक किए बिना एक पल चैन नहीं आता था। एक और चीज अब होने लगी।
जब आम्रपाली उससे आज क्या खाया पूछती तो मार्कंडेय कहता, तुम आम लड़कियों की तरह क्यों बात करती हो, जबकि वो खुद इस तरह की बातें कहता। इस लड़के से इतना ना मिला करो, मुझको पसंद नहीं है। दोनों अक्सर इसी बात पे नाराज हो जाते कि दूसरे ने 5 घंटे से मैसेज क्यों नहीं किया। फिर बहुत देर तक बात नहीं करते और जब करते तो फिर शिकायत करने लगते कि अगले ने पहले चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। मार्कंडेय को आम्रपाली के मैसेजेस का आना जरूरी लगता था और आम्रपाली को हर रोज लव यू सुनने की बेकरारी रहती। शायद दोनों को नए जमाने की हवा लग रही थी, अब दोनों मॉडर्न हो रहे थे। एक दिन आम्रपाली ने फोन पे हंसते हंसते कह ही दिया, मार्क, हम दोनों टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव करने लगे हैं, है ना? मार्कंडेय की नजर में उनका प्यार जमाने से जुदा था। उनकी जोड़ी तो शहंशाह मुमताज वाली थी। उसने कहा, एमी, हमारा साथ 2-2.5 महीने या उसके साथ की जिंदगी भर का है। आम्रपाली ने कहा, वो सब ठीक है मार्क, लेकिन तुम वहां मुंबई में रहते हो और मैं यहां, तो क्या हुआ? उसने पूछा। जो होगा वो देखेंगे, तो जैसे जैसे होता जाएगा हम वैसे वैसे फैसला लेंगे, सुनने को मिला। मार्कंडेय बेसब्र हो उठा। उसने कहा, कौन सा फैसला? तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। अब पहले हम एक शहर में एक दूसरे के सामने थे, लेकिन अब हम लॉन्ग डिस्टेंस में है मार्क। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मार्कंडेय और आम्रपाली नए रिश्ते में बंध चुके थे। फोन की मदद से दोनों का 1-1.5 साल इसी तरह निकल गया, लेकिन अब आम्रपाली को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की चिंता होने लगी थी। अब आगे लॉन्ग डिस्टेंस, ये शब्द मार्कंडेय के मन में घंटों गूंजता रहा। पहले उसने बात को हार के टाल दिया। एमी, मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा। मिलने तो आते ही रहोगे, लेकिन कब तक? मार्कंडेय परेशान हो उठा। क्या उनके 3 साल के प्यार को भी वही अजगर निकल जाएगा जिसका नाम लेके नए जमाने के लवर्स इतनी आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं? क्या उसको भी प्यार में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा? क्या लॉन्ग डिस्टेंस से आगे किसी और का बस नहीं चलता है और रिलेशनशिप को टूटना ही पड़ता है? इधर यूं तो आम्रपाली का एमए पूरा होने में साल भर था, लेकिन उसके माता पिताजी को अभी से उसकी शादी की जल्दी थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो और मार्कंडेय एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आम्रपाली ने टाल के जवाब दिया। उसने बाद में मार्कंडेय से बात की तो वो बोला कि अगले 5 साल तो वो सिर्फ अपनी फिल्म बनाना चाहता है। 5 साल। आम्रपाली को साल भर ज्यादा खींचा तो 2 साल ही मिल सकते थे। पिताजी को पैरालिसिस के पक्के इलाज के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन वो अपनी परेशानी मार्कंडेय को बता के उसको कमजोर नहीं करना चाहती थी। वो उस डगर पे था जहां उसको दुनिया भर के हौसले की जरूरत थी। फिल्मों का करियर बाहर से रंगीन दिखाई ही इसलिए पड़ता है क्योंकि उनमें जिस्म को बूंद बूंद निचोड़ के बनाई गई बिजली रहती है। वो अक्सर निराश होके आम्रपाली से कहता, मुझे ना ये लोग समझ आते हैं ना इनको मैं। वो उसको हिम्मत बंधाती। वो कहता, तुम अकेली मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम हो एमी, मुझको छोड़ के मत जाना। साल भर और बीत गया। मार्कंडेय का डायरेक्टर से किसी बात पे झगड़ा हुआ तो उसने फिल्म छोड़ दी, लेकिन अब इतने बड़े डायरेक्टर से झगड़ा होने के बाद जल्दी से काम मिलना आसान नहीं था। इस कारण से उसने घर से पैसे मंगवाने बंद कर दिए और इसी कारण से वो आम्रपाली से भी पैसे नहीं ले सकता था। स्वाभिमान। एक दिन फिर जमा किए हुए पैसे भी उसी दिन बीत गए जिस दिन लीज भरनी थी। 3 साल से उसी फ्लैट में रहने के बावजूद ब्रोकर ने एक और दिन इंतजार नहीं किया। मार्कंडेय सामान लेके बिल्डिंग के बाहर बैठ के सारे दोस्तों को फोन मिलाता रहा। सिर्फ काजल ने आगे बढ़ के कहा, 1 मिनट भी मत सोचो, सीधे यहां चले आओ, एड्रेस मैसेज कर रही हूं। मार्कंडेय ने जो फिल्म छोड़ी थी, काजल भी उसमें असिस्टेंट थी। जबरदस्त फिदा थी उस पे। उसकी हर बात में एक इनविटेशन रहता। मार्कंडेय उसके बारे में आम्रपाली को बताता और दोनों खिलखिला पड़ते। बस ये बाहर नहीं आता था कि इस खिलखिलाहट के बीच आम्रपाली के मन में एक अनचाहा डर भी कौंध जाता था।
उस रात मार्कंडेय अपना घर कंधों पे रखे काजल के फ्लैट पे पहुंच गया। रात के 2:30 बज रहे थे। काजल ने दरवाजा खोला और कहा, वेलकम मिस्टर हैंडसम। वो अकेली थी। दोनों सोफे पे आमने सामने बैठ गए। काजल रह रह के मुस्कुरा रही थी। मार्कंडेय को बहुत बुरा लग रहा था। वो लौट जाना चाहता था। इससे अच्छा तो कहीं स्टॉल पे रात बिता ले। काजल सब समझ गई। मार्कंडेय को असहज जान के उसने ज्यादा बात भी नहीं की और अपने कमरे में सोने चली गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अभी तक आपने सुना कि आम्रपाली के लिए अब और इंतजार करना आसान नहीं था। वहीं मार्कंडेय का भी मुंबई में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। उनके पास रहने की जगह भी छिन चुकी थी और वहीं उसी शहर में आम्रपाली को देखने लड़की वाले आ रहे थे। अब आगे वो गुस्सा था। आम्रपाली ने पहले क्यों नहीं बताया? जवाब मिला, मुझको पता नहीं था मार्क, पिताजी ने तय किया था। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को कहता हूं कि हम शादी करना चाहते हैं। और कब? साल भर में कर लेंगे। आम्रपाली बोली, साल भर में मैं यहां सेटल नहीं हो पाऊंगा एमी। मेरे पास रहने तक को जगह नहीं है। गुस्सा होने की बारी आम्रपाली की थी। जगह नहीं है? फिर वो कहां रह रहा है? जब उसने बताया कि वो कुछ दिन के लिए काजल के घर में शिफ्ट हो गया है तो आम्रपाली ने तंज किया, अच्छा मार्क, वो तुमको पसंद करती है, तुम्हारी फील्ड में है, शी इज परफेक्ट फॉर यू। बात काफी बढ़ गई। न जाने किसने पहले कहा था, ओके सो यू वांट अ वे आउट, चलो खत्म करते हैं सब। बहुत लड़े दोनों, बहुत रोए भी। मार्कंडेय ने अपना फोन जमीन पे दे मारा। काजल ने देखा तो पूछा, आर यू फाइन? मार्कंडेय ने कहा, मुझे यहां से जाना पड़ेगा। कहां जाओगे? काजल ने पूछा। कहीं भी, सामान क्लोक रूम में रख दूंगा, रात में स्टेशन पे सो जाऊंगा। काजल ने बात का सिरा पकड़ लिया। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। मार्कंडेय ने उसको सब बता दिया। वो हैरान हुई। कहा, 4 साल से लॉन्ग डिस्टेंस? आजकल ऐसा कोई नहीं करता। इट कैन नेवर वर्क। मार्कंडेय को यह सब नहीं सुनना था। लोग चाहे जो सोचते रहे, उसको प्यार का एक ही तरीका पता था। काजल मुस्कुराई, वाओ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के हीरो हीरोइन हो तुम दोनों। मार्कंडेय ने कहा, मुझको एक फिल्म बनाने को मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। काजल बोली कि वो उसकी मदद करेगी। वो टीवी सीरियल्स की शूटिंग में काम करने लगा और अपने लिए चौल में सस्ता कमरा ले लिया। इधर घर आए रिश्ते को जैसे तैसे मना करने के बाद आम्रपाली एक स्कूल में पढ़ाने लगी। मार्कंडेय ने उसके पिताजी से अब तक कोई बात नहीं की थी। एक दिन उन्होंने खुद ही फोन किया और कहा, मुझको पता है तुम और आम्रपाली काफी क्लोज हो, हमें इस साल उसकी शादी कर देनी है। अगर तब तक तुम सेटल हो सकते हो तो मुझसे बात कर लेना। मार्कंडेय के सामने दो राह था, करियर या प्यार, फिल्में या आम्रपाली। फैसला जल्द ही करना पड़ेगा। आम्रपाली की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो सोच रही थी कि कैसे 2-3 साल और शादी को टाला जाए, तब तक मार्कंडेय थोड़ा सेटल भी हो जाएगा, फिर वो भी नौकरी करके उसको सपोर्ट करने लगेगी। काजल ने एक दिन बताया कि कोई मार्कंडेय की स्टोरी पे फिल्म बनाने को तैयार था, वही डायरेक्टर जिससे उसका झगड़ा हुआ था। मार्कंडेय मिलने गया। उस डायरेक्टर ने कहा, देखो मैं तुमको जानता हूं इसलिए भरोसा कर रहा हूं, बजट बहुत कम है, पहली फिल्म बनाने का चांस दे रहा हूं, कोई फीस वीस नहीं होगी। मार्कंडेय ने कुछ पल ठहर के सोचा और कहा, नहीं चाहिए सर चांस, थैंक यू। महीने भर बाद मार्कंडेय अपने शहर में था। आम्रपाली मिलने आई। दोनों ने बताया कि उनके पास एक दूसरे के लिए सरप्राइज है। आम्रपाली चहकी, मेरा सरप्राइज बड़ा है मार्कंडेय ने कहा। इस बात से भी बड़ा कि मैं यहां यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी ज्वाइन कर रहा हूं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं एमी। आम्रपाली ने रुलाई रोकते हुए कहा, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में एमफिल के लिए एंट्रेंस क्लियर कर लिया है, मुझको भी तुम्हारे पास आना था मार्क। न जाने कैसे दोनों के चेहरे पे खिलती हंसी के बीच आंखों को डबडबाने का मौका मिल गया। न जाने किसने किसकी खातिर
कौन सा शहर त्यागा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। बस इतनी सी थी ये कहानी।